पॉलिटिकल साइंस जो पेपर नंबर 2 है उसमें आपका ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के नाम से है, ठीक है। तो एक जो ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटिकल साइंस में, उसकी नेचर स्कोप के हवाले से, या क्या फलसफा है, फिलॉसफी क्या है, ये मैंने पहले क्वेश्चन इसका प्रिपेयर किया था। तो ओवरऑल अगर पॉलिटिकल साइंस पे आया क्वेश्चन तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने अब नया क्वेश्चन बनाया कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस या कौन कौन से नजरियात इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी सोशल साइंस है जिसका कंसर्न इस बात से होता है कि किसी भी अगर रियासत में उनका सियासी निज़ाम कैसे काम कर रहा है, ठीक है, थ्योरी में कैसा है और प्रैक्टिस में कैसा है, और पॉलिटिकल बिहेवियर वहां पर कैसे है। तो इसमें ओवरऑल स्टेट और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल साइंस के हवाले से डिटरमिन की जाती है, ठीक है। पॉलिटिक्स का लफ्ज पॉलिस से निकला है और ये वहां पर रियासत के नाम से कंसिडर किया जाता है। उस टाइम आपको पता है कि छोटी आबादी होती थी, इतनी आबादी तो होती नहीं थी, तो उसको भी रियासत कंसिडर करते थे, ठीक है। तो सिटी और स्टेट उस टाइम के एतबार से ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जिसमें आप ये सीखते हैं कि हुकूमत का निज़ाम कैसे चलाया जा रहा है, और उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन देखते हैं जो पॉल जेनेट ने ऑब्जर्व की है कि पॉलिटिकल साइंस as that part of social science which treats of the foundation of the state and the principles of government, ठीक है। सोशल साइंस का ये एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आप ये सीखते हैं कि रियासत की बुनियादें किस पर रखी गई हैं या गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्लंटस्ले। ब्लंटस्ले क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस which is concerned with the state which endeavors to understand and comprehend to state in its fundamental condition। देखा इसमें भी वही बात रिपीट की गई है कि रियासत के जो बुनियादी असूल हैं या किन बुनियादों पर एक रियासत की बुनियाद रखी है, ये पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें उसके अहम अनासिर, उसकी नेचर क्या है, या जो उसकी फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है। देखो आपको पता है हर मुल्क में गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की पाई जाती है, ये इसके इजहार के तरीकेकार हैं और वो कैसे डेवलप हुआ है, ये चीजें आप पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जब स्कोप की बात की जाती है इसमें सबसे पहले ये आपको स्टेट के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है। किस हवाले से कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसकी नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, और वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। या आगे फर्दर आप सब हेड्स बना सकते हैं, ये एक एक लाइन में इसको एलैबोरेट भी कर सकते हैं। आगे ये आपको गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रही है कि स्टेट के मामलात, उसके इंतजामिया के मामलात, पॉलिटिकल लीडर्स के मामलात और डिप्लोमेटिक के जो मामलात हैं। डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी स्टेट के। तो इनसे रिलेटेड ये मामलात कैसे किए जाते हैं रेगुलेट, ठीक है। उसके बाद ये आपको दुनिया वाले से नॉलेज दे रहा है जिसमें दो रियासतों के माबैन ताल्लुकात कैसे हैं, ये चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं। फिर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जमहूरी जो इक़दार हैं, जिनमें लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है, क्या उन्हें शऊर है सियासी लिहाज से, या लोगों की विल क्या है, लोग क्या चाहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आप इसमें देखते हैं क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजनशिप। एक अच्छा शहरी बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? गुड सिटीजनशिप इसमें आती है, यूनिटी ऑफ नेशन, विर्च्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद ये आपको सबक सिखाती है कॉपरेशन और टॉलरेंस का, जिसमें कॉपरेशन, कंट्रीब्यूशन, टॉलरेशन की बात हम करेंगे। फिर ये बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियरल साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें इंसान के, इंडिविजुअल की बिहेवियर की स्टडी भी की जाती है कि पॉलिटिकली लिहाज से वो इंडिविजुअल्स को कैसे शेप करते हैं, कैसे उनकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिर ये किसी इंडिविजुअल, किसी फर्द की आज़ादी, उनके हकूक की भी बात करेगा। फिर सिटीजन के रियासत के साथ क्या ताल्लुकात हैं, या माजी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है किसी भी रियासत का, उसको भी एनालिसिस किया जाएगा, और इसमें प्रेजेंट की भी स्टडी की जाएगी। फिर अंडरस्टैंड किया जाएगा कि मुस्तकबिल के क्या तकाजे हैं, ठीक है। फिर इसमें हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर और ह्यूमन रिलेशनशिप किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस के दायरा हदूद में ये तमाम चीजें आती हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप सबको? अब हम आगे जी एक हेडिंग ऐड करेंगे
कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने का फायदा क्या है, या आप इसको नेचर की हेडिंग बना के भी एलैबोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरी बात पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, नंबर 4 प्रमोशन ऑफ नॉलेज, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, एडजस्टमेंट ऑफ लॉयल्टीज, इंप्रूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, पोजीशन इन रिलेशन टू स्टेट, आइडियाज ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स। अब इसमें ब्रीफली बता देती हैं कि डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी, पॉलिटिकल सियासी लिहाज से लोगों को बेदारी होगी, उनको अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का पता होगा, उन तक नॉलेज पहुंचाई जाएगी, पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, लॉयल्टीज कैसे वफादारी निभानी है स्टेट के साथ, पॉलिटिकल बिहेवियर को इम्प्रूव कैसे करना है और स्टेट के साथ उनका क्या रिलेशन है, और जो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके क्या व्यूज हैं पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से, ये देखेंगे। और करंट जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है और उनके सॉल्यूशंस देने हैं, और लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन के हवाले से, करंट ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना, पॉलिटिकल इवेंट्स की अहमियत, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। तो ये बैन अवी सतह पर ये भी इसकी यूटिलिटी में आ जाता है। फिर ये पब्लिक ओपिनियन की फॉर्मेशन का काम करता है, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना उसको प्रिवेंट करेगा, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगा, और इंसानी सोच में उसको लिबरलाइज करेगा, मतलब कि आप तंग नजर होकर नहीं सोचेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचेंगे, ठीक है। फिर पॉलिटिकली आप डिसीजन लेंगे जब भी कोई फैसला लेना, ठीक है। उसके बाद अगर ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं कि क्या डिफरेंट अप्रोचेज हैं पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के हवाले से। इस पे अलहदा से क्वेश्चन आता है तो मैंने अलहदा से इस पे बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, सोशियोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, जुडिशियल अप्रोच, ये तमाम इसमें आ जाते हैं। आपने जैसे इसमें अनलिस्ट कर देना अगर ये आपको फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल साइंस पे क्वेश्चन आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? यस मैम। तो अब हमने ये नेचर एंड स्कोप पे तफसीलन पॉलिटिकल साइंस के हवाले से स्टडी कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस दफा आपको आ सकता है कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के हवाले से क्या मुख्तलिफ नजरियात हैं। देखो जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं ना, अप्रोचेस का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी पर्सपेक्टिव से बात करें, चाहे सोशियोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, तो ये एक फलसफा है ना। अब उस फलसफे को समझने के लिए या फिर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए, या जो आपने एक मफरूजा बनाया, मैं कहती हूँ आप तसव्वुर कर लो ये चीज ऐसे, ठीक है। अगर मैं तसव्वुर कर रही हूँ तो मैं इसका जायजा लूंगी, मैं इसकी तफ्तीश करूंगी, मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगी, मैं उस फलसफे को समझने के लिए, ठीक है। तो ये कैसा मेथड है जिसमें आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं उस थ्योरी को साबित करने के लिए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म देखिए, एन अप्रोच इज द वे ऑफ लुकिंग एट अ पॉलिटिकल phenomenon and then explaining it. The approaches and method to the study of political science are many. मतलब ये कैसा ऐसी सोच है, ऐसा तरीकेकार है जिसमें सियासी नजरिए को आप समझते हैं, ठीक है। और कई तरीकेकार हैं इसमें, कई क्राइटेरियाज इसमें बताए गए हैं डाटा कलेक्ट करने के हवाले से। तो अगली हम इस सेटिंग पे आते हैं कि जब हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने के हवाले से अप्रोचेस की बात करते हैं तो उसमें क्या चीजें आ सकती हैं। इसमें तो पहले डिफरेंट मोड्स आ जाएंगे, कैसे पॉलिटिक्स की स्टडी करनी है, ठीक है। फिर उसमें जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो डिफरेंट थिंकर्स हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या दिया है, मतलब उन्होंने क्या नजरियात दिए हैं पॉलिटिकल लाइफ को अंडरस्टैंड करने के हवाले से। तो पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए दो मेन अप्रोचेज हैं, एक में ट्रेडिशनल आता है और एक बिहेवियरल अप्रोचेज आता है। अब मैंने आगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी है पॉलिटिक्स की अप्रोच के हवाले से, ये आप डायग्राम बना सकते हैं। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेस में ये अलग से हेड बना दी है जिसमें फिलोसफिकल अप्रोच आ जाते हैं, उसके जो मानने वाले एक्सपोनेंट्स जिन्हें कहते हैं ये उनके नाम मेंशन कर दिए हैं। फिर हिस्टोरिकल अप्रोचेज हैं, फिर लीगल अप्रोच है और फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न अप्रोचेस में सोशियोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये फर्दर जो मॉडर्न ये वो अप्रोचेस है।
यहाँ तक लिखो। अब हम सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको एक फलसफा ही देता है ना, जो पहले वक्तों में डेवलप हो गया है, जो कि प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइम पर डेवलप हुआ है, जिनमें ज्यादा फोकस किस पर दिया जाता था, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन पे, या तारीखी लिहाज से जो रवायती लिहाज से चीजें डेवलप हुई हैं, ठीक है, जिनमें आपका फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आ जाती है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? उसके बाद हम इसके फर्दर पढ़ते हैं पॉइंट्स। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले philosophical approach आता है। नंबर वन, in the first place the philosophical approach is concerned with the clarification of concepts used in a particular discipline। एक मखसूस शोबे में जब तस्वुरात को समझ करने के लिए आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, मतलब एक फलसफा समझने की कोशिश करते हैं, वो फिलोसफिकल अप्रोच में आता है। सेकेंडली, द फिलोसफिकल अप्रोच एम्स एट इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और आपको ये बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, मतलब एक क्रिटिकली आप वैल्यूएट करते हो कोई भी एग्जिस्टिंग अगर अदारा है या कोई भी कानून बनाया गया है, तो उसका आप जायजा लेते हो कि क्या वो सही है क्या गलत है। ये फिलोसफिकल अप्रोच में देखा जाता है। और इसकी ट्रेसेस या इसके शवाहिद कहाँ से मिलते हैं? अफलातून, अरिस्टोटल, इनकी जो टीचिंग्स हैं उनसे आपको ये मिलेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। लियो स्ट्रॉस, who was one of the ardent supporter of this approach, believed that the philosophy is the quest for wisdom and political philosophy is the attempt truly to know about the nature of political things and the right or good political order। मतलब उस टाइम ज्यादा अखलाकियात, रस्म रिवाज की बात करते थे और कहते थे कि ये एक अक्लमंदी की तलाश है, मतलब जहानत की ये जहानत तस्वर किया जाता था फलसफा उस दौर में, और उसको आइडियलिस्टिक समझा जाता था। वो कहते थे कि भाई इसको अगर आप डील करना चाहते हैं ना, पॉलिटिकल सिस्टम को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको समझने की जरूरत है जो नेचर फंक्शन है स्टेट की, ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो राइट्स और ड्यूटीज हैं, ये अखलाकी लिहाज से इन सबको फिर जायजा लिया जाता है, ठीक है। उस टाइम इतना डेवलप नहीं हुआ था साइंटिफिक टेस्ट, ठीक है, तो बस एक फिलोसफिकल जो एक सोच है वो आगे उसको फर्दर डेवलप करते हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? उसके बाद हम हिस्टोरिकल अप्रोच पे बात करते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? डिफरेंट हिस्टोरिकल जो इवेंट्स, फैक्टर्स हैं, किस एरा में, किस जगह पर, किस सिचुएशन में ये तस्वर दिया गया है, जिसमें फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स के एनालिसिस आ जाते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो थ्योरीज अहम है वो हेगल और मार्क्स की है, ठीक है। अब क्रिटिक्स जो हैं, जो तनकीदी जायजा लेते हैं, वो कहते हैं कि तारीखी लिहाज से ये मुमकिन नहीं है कि मौजूदा दौर के ख्यालात के लिए जरूरी नहीं कि हर दफा पास्ट की तरफ जाएंगे, मतलब आपको प्रेजेंट एरा की तरफ देखना पड़ेगा उस चीज को, मतलब बियॉन्ड जाकर मतलब आप सिर्फ पास्ट की हद तक महदूद रह के उसकी स्टडी नहीं आप फुलफिल कर सकते, कामयाब हो सकते उसमें। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हमारा लीगल अप्रोच आ जाता है, मतलब लॉ के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वे में लॉ के जरिए प्रेजेंट किया गया कि भाई ये ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये इनकी लीगल पोजीशन है, ठीक है, ये इनके इख्तियारात हैं और इस प्रोसीजर के तहत वो अपने एक्शंस को लीगलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब लीगल अप्रोच में आप क्या चीजें सीखेंगे? एक रियासत कैसे बनती है या कौन कानून नाफिज कर सकता है, इंस्टीट्यूशंस के साथ डील कर सकता है, ठीक है। अब इसके जो मानने वाले हैं यहाँ पर मैंने अनलिस्ट कर दिए हैं कि ये इसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है? जो डिफरेंट अदारे हैं जिनमें हमारी एग्जेक्टिव कौन होता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है। जुडिशरी जो आपको एक तो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की मुहाफिज है और हकूक व फराइज का बताती है और कानून की तशरीह करती है, ठीक है। तो ये तीनों अदारे रियासत में जो काम कर रहे हैं या स्टेट की बुनियादें किस पर रखी गई हैं, ये तमाम चीजें आपने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में देखनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट आप देखेंगे, जिनमें मोनार्की, टायरानी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिसी, डेमोक्रेसी, ये तमाम चीजें आ जाती हैं, या जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर तीनों ऑर्गन्स का आपस में क्या ताल्लुक है या उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है, ये डिटेल में आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में इसको स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ रही है तीनों को? जी मैम। उसके बाद मॉडर्न अप्रोचेस में देखें, सोशियोलॉजिकल अप्रोच में फिर सोशियोलॉजी आ जाती है कि देखें
हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो कम्युनिटी है वो किससे मिलकर बनेगी? मेंबर से मिलकर बनेगी। तो आप प्राइमरीली स्टेट को एक सोशल ऑर्गेनिज्म कहें, ठीक है ना। तो उसमें सोशल फैक्टर्स को लाजमी स्टडी किया जाएगा जब आप पॉलिटिकल सिस्टम को कामयाब बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल अप्रोच में यही है ना कि जहनी लिहाज से देखो, एक अदारे को या एक सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके हवाले से, तो इसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी फिर आ जाता है। हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि क्या लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उस मेथड को, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक अप्रोच भी आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स को रेगुलेट करना भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच में इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को कंट्रोल करने की बात आती है। उसके बाद मार्क्सिस्ट अप्रोच, कार्ल मार्क्स के मानने वाले मार्क्सिस्ट कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्सेस भी आ जाते हैं। प्रॉपर्टी कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकत का कैसे इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीजें आप मार्क्सिस्ट अप्रोच में पढ़ेंगे। जी, क्वेश्चन समझ आया आपको? जी, अब आप बता सकते हैं मुझे।